बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। दो तीन अहम मामलात हैं जिन्हें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना है। एक तो ये कि आईएमएफ की जानिब से जो पाकिस्तान के लिए कर्ज की रकम थी वो बिलाखिर वो मुआहदा तय पा गया और अब उसके नतीजे में जो रकम है वो पाकिस्तान को मिल जाएगी। तो इकॉनमी के हवाले से एक अच्छी खबर है। आज उसके असरात भी नजर आए हैं, कुछ स्टॉक मार्केट पे भी, डॉलर के ऊपर भी उसके असरात नजर आए हैं और फिर साथ साथ जो दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके हवाले से भी अब अच्छी खबरें उम्मीद है कि आना शुरू होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आईएमएफ के इस प्रोग्राम के साथ मशरूत थी। इस मामले के ऊपर गुज़िश्ता रोज से बहुत ज्यादा शोर शराबा है, बिलखुसूस शौकत तरीन साहब की जो टेलीफोनिक कन्वर्जेशंस लीक हुई हैं, मुबैना टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, जिसको अब एडमिट भी कर लिया गया है। गो के कहा गया है कि ये टेलीफोन कॉल्स टैप की गई हैं। ये कहा गया है कि इसमें से बात चीजें हो सकती है कि जो कि एडिटेड हों, लेकिन इसको बाज़ाब्ता तौर पर शौकत तरीन साहब ने और तैमूर जफर झगड़ा साहब ने इस बात को तस्लीम किया है कि ये गुफ्तगू हुई थी। अब इस मामले के ऊपर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमारा पब्लिक स्टांस है और हम यही कहते हैं कि ये आईएमएफ की डील के हवाले से जो रिजर्वेशन है, बहरहाल इसको ले दे के बहुत चीजें हो रही हैं। आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी और दीगर जो हुकूमती जोमा हैं, चाहे वो हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातों के लोग हैं, उन्होंने खासी तनकीद की है साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब पे। और उनका कहना यह है कि एक ऐसे मौके पर जब आईएमएफ की डील फाइनल हो रही थी, जब अनाउंसमेंट का वक्त करीब था, इस किस्म की चीज करके ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की गई है और असल साजिश ये है और असल जो है जो गद्दारी है वो ये है और मुल्क दुश्मनी ये है, क्योंकि ये रियासत के साथ दुश्मनी करने की कोशिश की गई। तो ये मामला, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। वो हवाले देते हैं कि जब ये अपोजिशन में थे तो आईएमएफ की डील के ऊपर मौजूदा हुकूमत क्या कहती थी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि कोविड के बाद जो सूरत हाल हुई थी तो हमने रीनिगोशिएट किया था आईएमएफ के साथ। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये उसी तरीके से रीनिगोशिएट होना चाहिए सैलाब के बाद। आज आर्मी चीफ गए सवात में विजिट किया, जो क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ ऑपरेशन आर्मी का चल रहा है, जो सयाह हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया था उनसे भी मुलाकात की। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आर्मी चीफ साहब ने की है, जनरल कमर बाजवा साहब ने, वो ये है कि 2010 में भी यहाँ सैलाब आया था, तबाही हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो नाजायज तजावुजात हैं और नाजायज तामीरात हैं वो दोबारा कर दी गई हैं। और अब उन्होंने कहा है कि अब ये जो इन तामीरात की इजाजत किसने दी, ये क्यों हुई, इसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कही है। गो के उन्होंने सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से भी कहा है कि वहां ज्यादा तबाही हुई है और गांव के गांव जो है वो सफाई हस्ती से मिट गए हैं। इस पर भी एहसन इकबाल साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो तबाही की ज्यादा बड़ी वजह है वो ये है कि 177 मिलियन जो थे खर्च होने थे ये फ्लड से रिलेटेड मामला के ऊपर, जो सैलाब की पेशबंदी के लिए हुकूमत ने खर्च करने होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वो रकम खर्च नहीं की। ये जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसमें से जो मुख्तस रकम थी जिसकी वजह से तबाही ज्यादा हुई है। तो ये मामला है। इमरान खान साहब को जो शो कॉज नोटिस दिया गया था, और वो शो कॉज नोटिस जो उनकी F9 पार्क की तकरीर में जिसमें उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के हवाले से जो गुफ्तगू की थी, उस शो कॉज नोटिस का जवाब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने दे दिया है। और उस जवाब में यह है कि जोश खिताबत में जो अल्फाज अदा किए गए हैं उनका मकसद किसी की दिल आजारी नहीं था, और अगर इन अल्फाज को नामुनासिब समझा गया है तो मैं अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हूं। यानी इमरान खान साहब उन अल्फाज को वापस लेने के लिए तैयार हैं जिसके बारे में पीटीआई के लोग और खुद खान साहब जो है उसको इलेबरेट करते रहे कि उनका मकसद ये नहीं था और वो उसके ऊपर कायम थे। तो अब ये मामला कोर्ट में जाएगा। इस शो कॉज नोटिस का जवाब बहरहाल खान साहब की जानिब से जमा करा दिया गया। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मोहतरमा आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सूबाई वजीर मोहतरमा शैला रजा साहिबा, और मारूफ एंकर पर्सन कानूनदान मोहतरम जनाब हैदर वहीद साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आलिया साहिबा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि 2010 में सैलाब आया, उसके बाद नाजायज तजावुजात और नाजायज तामीरात तवातुर के साथ की जाती नहीं, और उसके नतीजे में ये मामला जो गड़बड़ हुए तो 2013 से लेके ऑनवर्ड आज के दिन तक खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो ये नाजायज तजावुजात तामीरात जो कि कुछ भी हुआ होगा वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ योर गवर्नमेंट है। तो अब इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो जो इन्वॉल्व है
चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, उनका ताल्लुक किसी भी आपकी पार्टी का कोई कितना ही अहम रहनुमा ना हो, क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ये प्रेसिडेंट सेट किया जाए कि आइंदा इस किस्म की चीजें ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू हाफिज साहब। हाफिज साहब, मैं 2-3 बातें करती हूँ और उसके बाद आपकी इस बात का जवाब भी दे देती हूँ। और मेरे ख्याल में तो जो ये काम कर रहा है किसी भी पार्टी का हो, उसे पकड़ा जाना चाहिए। मतलब नाजायज तजावुज़ात, और सबसे पहले जो इस मुल्क के ऊपर नाजायज कब्जा हुआ है, जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे मुल्क का कब्जा तो छुड़वा दें, उसके बाद ये आए आपके कहाँ कहाँ नाजायज तजावुज़ात हुए हैं। एक बात मैं कर दूं, यहाँ पर इमरान खान डैम बना रहा था ना, 10 बड़े डैमों का हमने इफ्तिताह किया, यहाँ पर हमारा मजाक उड़ाया गया। हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे ना, पहला बंदा था, पहला लीडर था जिसने इस मुल्क पे बात की, क्लाइमेट चेंज की, और यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा पर भी बात की, तब भी मजाक उड़ाया गया। हम जब पौधे लगा रहे थे ना यहाँ पर, जो जाकर हामिद मीर साहब ने भी दिखाया कि उन पौधों की वजह से कुछ इलाके डूबने से बच गए हैं, तो उनको भी गिना जाता था जमीन के अंदर और सियासी बुक्स में वो पौधे भी उखाड़े जाते थे। यहाँ पर जब हम बात करते थे ना कि हमने दरियाओं को महफूज करना है, तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि खान साहब तो 3 साल से एक ही तकरीर कर रहे हैं। जब हम ये कहते थे कि शहर जो है कंक्रीट के जो है वो जंगल के कंक्रीट जो शहर है वो कंक्रीट के जंगल बन गए, नए शहर आबाद करो। हम बंडल आइलैंड की बात करते थे, हम रावी अर्बन सिटी की बात करते थे, तो आपको पता है कि हमारे अगेंस्ट ये सारे के सारे जाकर अदालत में बैठ जाते थे। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, सारा करप्ट सिस्टम जो है ना वो नहीं उठा सका हमारा बोझ। जो एक बंदा जो बात करता था आइंदा आने वाली नस्लों की, और अब हालात क्या हैं कि हम यहाँ पर नाजायज कब्जों पर तो बात करें, लेकिन मुल्क के नाजायज कब्जे के ऊपर कोई बात नहीं करा। ये बात नहीं करा कि किस तरह से इस मुल्क को के ऊपर एक ऐसे टोले को मुसल्लत कर दिया गया है कि जिसका तमाशा आज पूरी दुनिया ने देख लिया। अमेरिका ले ले, यूरोपियन यूनियन ले ले, यूके ले ले, वहां से इस टोले को आज इतने ज्यादा इनकी सारी बातों के बावजूद सिर्फ 70 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, और एक इमरान खान जिसे इन्होंने दहशतगर्द भी करार दिया, गद्दार भी करार दिया, जिसकी तकरीर के ऊपर भी पाबंदी लगा दी, जिसके ऊपर इस वक्त 21 FIR है, वो जब अपने अवाम के लिए निकलता है ना तो सिर्फ 2 घंटे के अंदर उसे 5.2 अरब रुपए की फॉरेन फंडिंग इकट्ठी हो जाती है। बनाए इस पर भी एक केस, ले आए इसके ऊपर भी एक केस, इस पे भी जरूर केस बनाइएगा कि वो क्लाइमेट चेंज की बात करता था, इस पे भी जरूर केस बनाइएगा कि उसने डैम बनाने शुरू किए थे, इस पे भी जरूर केस बनाइएगा कि वो पौधे लगाने के लिए उसने बिलियन सोनामी ट्री स्टार्ट किया था, जिसके ऊपर कहा गया कि जी उसने क्या किया है। तो मैं तो सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे नाजायज कब्जों से पहले मेरे पाकिस्तान का कब्जा छुड़वा दें। शैला साहबा, तो फिर पाकिस्तान पे तो इस वक्त आपकी हुकूमत है, तो कहते हैं ये नाजायज कब्जा है, नाजायज तजावुजात ये हैं जो आप जो है वो गैर कानूनी तौर पर हुकूमत में बैठेंगे। अदालत से जाएं, 3 और 4 जो भी जजेस हैं आपकी मर्जी के, उनको बिठाएं, उनसे पूछें कि ये जायज है कब्जा या नाजायज है, आपको पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं डैम फंड जमा किया था कहाँ है। डैम ऑलरेडी बन रहे थे, उन पे तख्ती भी लगी थी कि उनकी जो एक काम है उसको बढ़ाने की तख्ती। तो डैम आप कोई नया नहीं है, डैम सिंध में बने 60 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आप बात कर रही हैं कि उन्होंने जो है लोगों से टेलीथॉन किया, तो वो उन्होंने जब जलजला आया था उस वक्त भी किया था। कोई इलाका बता दें जहाँ घर बने हुए हो। जहाँ तक बात है आपके इस प्रोग्राम की, तो उन्होंने एक कर ली, बहुत अच्छी बात की। अगर अपनी हुकूमत में रोज बैठ जाते इस तरह, तो 10 साल में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिला के कर्जा लिया है वो 3 साल 8 महीने में ना लेना पड़ता। तो एक तो ये वाली बातें अगर होनी है तो वो सही, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि पता चल गया कि एक खत वो है जिसे वो लहराते थे, जिसको जो है तमाम इस्टेब्लिशमेंट ने 3 दफा बैठ के कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये एक गुफ्तगू है, और जो 1 नंबर 2 को 2 नंबरी से लिखा जाने वाला खत है, पता चल रहा है कि बैरून मुल्क साजिश अंदरून मुल्क से हो रही है।
ये आपका इशारा वो IMF के यहाँ के जो नंबर 2 हैं उनको जो इंफॉर्मेशन और वो जी हाँ, जो 2 नंबरी से काम हो रहा है जी, जिसपे मौक़िफ़ जो है उनका फवाद चौधरी का, तो ये है कि जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं होगा हम IMF के प्रोग्राम हमारी सूबाई हुकूमत उससे ताउन नहीं करेंगी। फिर जो है शौकत तरीन ये कहते हैं क्योंकि इमरान खान के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, तो आपका तो काम ही मुकदमे करना था, आप तो लोगों को डिलीवर ही नहीं कर सके। अगर मुकदमे हो रहे हैं तो आपने भी यही किया था, हम तो काम कर रहे हैं और इसलिए हम इस प्रोग्राम को नहीं मानेंगे, खत लिखो। और उसके बाद तो असद उमर, उनका तो मानना यही है कि इस चुंगल में जो हम फंसे हैं, IMF के पाकिस्तान जो फंसा है उन्हीं के दौर में फंसा है, तो वो ये कहते हैं कि सिर्फ सैलाब की रियायत ले लो और बाकी नहीं मानो। तो ये क्या है, ये तो हैदर वहीद बताएंगे। अच्छा, कानूनदान है। अच्छा, ये इस पे तब जाते में हैदर वहीद साहब से मैं वो इस पे भी बात करूंगा कि भाई वो एग्रीमेंट और फिर उसके बाद उसकी मिस कमिटमेंट के ऊपर जरूर है। लेकिन हैदर साहब, ये जो मामला नाजायज तजावुजात और फिर ये जो तबाही, ये हम कराची में आते हैं, यहाँ भी यही रोना कि जी सड़कें ब्लॉक कर दी हैं, नाले ब्लॉक कर दिए हैं, बाकी चीजें, दरियाओं में भी यही सूरत हाल, जंगल भी हमने कर दिए हैं, मतलब कोई जगह नहीं है जो हमने छोड़ी हो। और फिर उसके बाद शोर मचता है, तबाही होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है और फिर 2, 4, 5 साल के बाद फिर वहीं की वहीं सारी सूरत हाल। हल क्या है इसका? देखें, प्रॉब्लम यह है कि ये जो तजव्वुज़ात हैं और जो गैर कानूनी अमल है वो अमूमन पीसमील होता है, उसमें प्लानिंग नहीं होती कि अब हम ये कानूनी इलाके को से गैर कानूनी कर दें किसी प्लान के जरिए से। तो कोई बिल्डर कहीं पैसे खिला के कुछ गलत कर देता है तो दूसरा जो है वो कहीं और कर देता है, और इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती कि अब हम गलत चीजें भी एक तरह की करें। तो जब गलत चीजें होती हैं तो उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, तो बिल्कुल ही जो है ना चीज आउट ऑफ प्लान और इस गलत तरीके से गलत चीजें भी होती हैं कि वो आवे का आवा जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। और इसको दुरुस्त करने की हम कानूनी बात तो जरूर करते हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आपको पता है कि सुओ मोटो के जरिए से भी कोशिश की थी, लेकिन आई थिंक इसका ऐसा तरीका यही है कि ये जो सारी तजव्वुज़ात और जो सारी गैर कानूनी अमल है, इसको हुकूमत बैठे एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाए जिसमें जो है वो प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हों और इस चीज का तयन करे कि ये जो अब आवे कावा बिगड़ा हुआ है इसको सही करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है इसको, क्योंकि यू नीड अ प्लान। जब ये चीजें खराब की जा रही थी तो वो खराब करने की प्लानिंग नहीं थी, बस नीयत बुरी थी और गैर कानूनी अमल होता रहा, कहीं एक तरह कहीं दूसरी तरह। अब लेकिन इसको सही करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या चीज डूएबल है, क्या चीज तोड़ी भी जा सकती है, क्या चीज रेगुलराइज कर दी जाए, लेकिन अवाम के मफाद में ये चीज होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते गैर कानूनी अमल के भी और लैक ऑफ गवर्नेंस के भी। खासकर हमारे सूबा सिंध में जो है वो वोट का जो बुनियाद रही है पिछले कुछ दहाइयों में, तो वो ज्यादा जो है वो एथनिक भी रही है, वो रीजनल भी रही है, वो जज्बात भी रहे हैं, वो एक हिस्ट्री भी रही है, डायनेस्टी भी रही है, हर चीज जो है वो आ जाती है और परफॉर्मेंस जो है वो कहीं पीछे नजर आती है। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए ऐसी जो सर ये बड़ी देखिए एक बड़ा अच्छा काम हुआ था ये पिछली गवर्नमेंट के अंदर। एक बड़ा अच्छा काम ये हुआ कि जब वो NCOC बनी तो, और बहुत बड़ा क्राइसिस था कोविड वाला, और NCOC के नतीजे में ये हुआ कि सारी चीजें सेंट्रलाइज हुई और बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट भी हुई। अब ये नेशनल फ्लड रिलीफ सेंटर बना है और उसी तरीके की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उस तरह का ही कोई इदारा होगा। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इसकी अब प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए, फ्लड्स कहाँ से आते हैं, क्या चीजें होती हैं, कहाँ तामीरात नहीं होनी चाहिए, कोई एक नेशनल पॉलिसी बने ताकि ये चीजें ठीक हो? बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें ये जो डिजास्टर्स होते हैं इसमें आपको हमेशा ढूंढना चाहिए कि अब एक इंतहाई दुख भरी कहानी में, एक इंतहाई बड़े डिजास्टर में क्या वो कुछ है कि अब अगर हम असर नौ ही हमें कुछ चीजें करनी है तो इस दफा कुछ बेहतर कर लें, कुछ समझदारी से कर लें, और जो कि इतना बड़ा नुकसान हो गया है और कई दफा तो रिपेरेबल डैमेज हम देख रहे हैं हुआ है, तो कम से कम उसके अजाले में अब कुछ प्लानिंग करके, कुछ बेहतर करके, कुछ लोगों के हुकूक जो है वो उनको जो है वो मद्देनजर रखते हुए आगे फिर डेवलपमेंट की जाए। और बेशक के इसमें वक्त लगेगा,
لیکن پلاننگ کچھ ہو، کچھ جو ہے وہ نیت صاف ہو، کچھ قانون کا جو ہے وہ کی پاسداری ہو، کچھ اچھی گورننس ہو، کوئی اچھی ایگزیکٹو کی طرف سے جو ہے محنت ہو، پلاننگ ہو، پرائیویٹ سیکٹر کی بھی انپٹ لی جائے، تو ایکسپرٹس کی انپٹ لی جائے، تو میرے خیال سے ہر ڈیزاسٹر میں کہیں نہ کہیں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. اور اس وقت جو ہے وہ دکھ اتنا ہوتا ہے جو آج ہے کہ مشکل لگتا ہے یہ ڈھونڈنا اپرچونٹی، بٹ ہر چیز کی تعمیر میں اپرچونٹی ہے. علی صاحب یہ اب ایک ڈیزاسٹر آیا، اب یہ تو ایک قومی آفت ہے نیشنل لیول کے اوپر. اب آپ کے 3 چیف منسٹر ہیں، یعنی جی بی کے بھی، کے پی کے کی بھی اور پنجاب کی بھی، بہت، اور پنجاب کا تو مطلب آتے سے زیادہ پاکستان. یہ کیا اچھا نہیں ہو کہ اگر نیشنل لیول کے اوپر کوئی چیز ہو رہی ہے تو ان کا انپٹ بھی ہو، ان کی چیزیں بھی ہوں، بجائے اس کے کہ اگر کوئی پی ایم ہاؤس میں کوئی میٹنگ ہے وہاں ان کی پارٹیسپیشن ہی نہ ہو، لوگ بیٹھے ہی نہیں. تو یہ تو ایک ایسا ہے کہ یہ سیاست سے ذرا بالاتر ہو کے معاملہ ہے. تو اس پہ اگر بیٹھ جائے اور کنسنسس بلڈ کر کے کوئی نیشنل پالیسی بنے تو کیا کوئی حرج کی بات ہے، یا وہ اس کے اندر بھی ہمیں پہلی پرائرٹی ہماری سیاست ہے؟ حافظ صاحب میں بڑی حیران ہوں کہ آپ سب کچھ جانتے بوجھتے آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں. میں پہلا تو میرا آپ سے سوال ہوگا نا کہ سب کچھ جان رہے ہیں نا آپ. اور پہلے میں بات وحید صاحب کی بات کا جواب دے دوں. ہمارے پاس ایک صوبہ ہے جو پچھلے 10 سال کہہ لیں آپ، 8 سال کہہ لیں تب سے ہے. نوشہرہ کے اندر 2010 کے اندر فلڈ آیا تھا، پورا شہر ڈوب گیا تھا. باؤنڈری وال ہم نے 2016-17 کے اندر بنائی اور الحمدللہ اس باؤنڈری وال کی وجہ سے شہر ڈوبنے سے بچ گئے. 4 سدہ کے اندر آیا، ایک اور شہر کے اندر آیا، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر 11-12 کتنی افیکٹو تھی، پولیس کتنی افیکٹو تھی، گراؤنڈ پہ نمائندے کتنے افیکٹو تھے کہ انہوں نے پورا کا پورا پہلے لوگوں کو ایویکویٹ کرایا، سیف مقامات کے اوپر پہنچایا اور اس کے بعد فوری طور پہ ریہیبلیشن کا کام وہاں پر سٹارٹ ہو گیا. دیز آر دا سسٹمز. پہلی دفعہ کسی نے دیکھا ہے کہ سول ادارے کام کر رہے ہیں. کلائمیٹ چینج کا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا 3.5 ماہ پہلے سے انہی کے کلائمیٹ چینج کے منسٹر ہیں، انہوں نے بتا دیا تھا کہ کتنی بارشیں ہونی ہیں، 89% زیادہ ہونی تھی. تو یہاں پر جب پورا سندھ ڈوب رہا ہے، کپاس کی فصل پوری ہماری خراب ہو گئی ہے، تو میرا تو سوال یہاں پر یہ بنے گا نا، سیاست تو میں بعد میں کروں گی، کہ میرا تو سوال یہاں پر یہ بنے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور باقی صوبوں کے اندر اسی طرح کے میئرز کیوں نہیں اٹھائے جا رہے. جب یہاں پر توسا شریف کے اوپر بیراج بنوا کر اور وہاں پر ہم کام کر رہے تھے تو باقی سندھ کے اندر تو یہی کنٹینیوٹی تھی جو آج سندھ کے اندر جا کر کہیں پر 50 روپے بانٹے جا رہے ہیں، کہیں پر 3 پیکٹ اوپر سے پھینکے جا رہے ہیں اور مراد علی شاہ جو ہے وہ فوٹو شوٹ کریں. کہیں پر اگر سکھر کے اندر وہاں پر ہمارے متاثرین آ کر اپنی امداد کے لیے احتجاج کرتے تو انہیں بھی دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے. کہیں پر آ کر ان کے ایک وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وینس کا نظارہ پیش کر رہے ہیں. باقی جب بات ہوئی تھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کتنی خوبصورت سیاست انہوں نے کی. ساری دنیا کو پتا تھا کہ کل IMF کا معاہدہ ہو جانا ہے. مطلب جو کوئی IMF کو سٹڈی کرتے ہیں، جو کوئی ان کی ٹائم لائن کو جانتے ہیں، اس معاہدے کی جو ٹائم لائن ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے. لیکن ان کے پروڈکشن ہاؤس نے کیا کیا، انہوں نے کٹ پیسٹ کر کے ایک ایسی آڈیو کا کیا جس آڈیو کے بارے میں تو میں ابھی بعد میں بات کروں گی کیونکہ لمبی بات ہو جائے گی، کہ جس آڈیو کو انہوں نے کیا کہ جی عمران خان نے ٹیلی تھون کری ہے، عمران خان نے اپنے پرسنل جو ہے جاتی عمرہ بنانے کے لیے، سرے محل بنانے کے لیے انہوں نے ٹیلی تھون کرنی تھی، عوام کے لیے ٹیلی تھون کرنی تھی. اور پھر اسی پروڈکشن ہاؤس کی آڈیو کا جواب عوام نے خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ کر کے دیا. بات اتنی ہے کہ اگر شوکت ترین صاحب کی کال جو ہے وہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے تو کیا بلاول زرداری کا واک آؤٹ فیٹف کے اوپر جو تھا، IMF کے اوپر جو ان کا بل پھاڑنا تھا، کیا وہ ملک کے ساتھ محبت تھی، یا ان کا یہ کہنا تھا کہ میں OIC کا اجلاس نہیں ہونے دوں گا، میں یہاں پر دھرنا دوں گا، میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں، یا کووڈ کے اندر چیئرمین عمران خان کے اوپر FIR کٹوانا، یا اس کے علاوہ لوکسٹ کے اندر جب یہاں پر ہم ساری دنیا کی امداد کریں، یہ وہاں پر ڈبل کیبن گاڑیاں لے کر لوکسٹ کو پیروں کے نیچے کو چلنا چاہتے تھے، یا گلبوشن کے بل کے اندر جو ان کی حکومتوں کی وجہ سے ہمیں مصیبتوں میں پڑا تھا اس کے اوپر ہمارے ساتھ سیاست کرنا، یا فیٹف کے اوپر 34 پوائنٹرز کا NRO لے کر آنا، یا اسٹیٹ بینک کے اوپر کہنا کہ ہم نے ملک کی خود مختاری اور خودداری کو بیچ دیا ہے، یہ جب آئیں گے تو اس کا قرضہ چھڑائیں گے اور ہم نے پاکستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی بنا دی. یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ اور اب اس کے بعد سیاست کی یہ لوگ بات کریں، یہاں پر سیاست حلیم عادل کے ساتھ یہ کیا کریں، اپوزیشن لیڈر
ऑफ द सिंध के ऊपर किस तरह का टॉर्चर हो रहा है, शहबाज गिल के ऊपर, जमीर फारूकी के ऊपर। कल इन्होंने टेलीथॉन टीवी के ऊपर नहीं खान साहब की चलने दी है, यहाँ पर ये हमसे बात करते हैं, एपीसी में ये हमें बिठाते नहीं है। खान साहब के बनी गाला के अंदर सर्च वारंट्स ये लोग इश्यू करें और यहाँ पर आप हमें कह रहे हैं कि हम सियासत नहीं कर रहे। तो आप बताएं सियासत हम करें या सियासत ये कर रहे हैं? आपका पॉइंट आ गया आलिया साहब। मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद शैला रजा साहिबा से ये जो सवालात आपने उठाए हैं जितने भी, यानी सिंध की सूरत हाल भी और सियासत वाले मामले पे भी, शैला साहिबा से जवाब लेते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शैला रजा साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, हैदर वहीद साहब मेरे मेहमान है। शैला साहिबा, ब्रेक पे जाने से कबल आलिया साहिबा ने कुछ नुकात उठाए, मैं चाहूंगा उनका जवाब दे दें। एक ये कि उन्होंने कहा कि ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे यहाँ एफिशिएंट थी, इफेक्टिव भी थी। कंटिन्यूटी की बात है तो हमें 9 साल हुए हैं, आप तो अब ये 15 साल होने वाले हैं सिंध के अंदर, वहाँ ये इफेक्टिवनेस क्यों नहीं थी, एफिशिएंसी क्यों नहीं थी? और दूसरी बात वो कहते जी सियासत वाली बात थी कि जी सियासत आप कर रहे हैं, हमें कहते हैं आप सियासत नहीं कर रहे हैं। इमरान खान साहब के सर्च वारंट, पर्चे, सब चीजें ऐसी हैं जिससे आप पीछे हाथ नहीं खींच रहे, फिर आप कहते हैं जी आप बैठ जाएं। पहले सैलाब वाली अच्छा, मैं बात करना चाहती हूँ सैलाब की। सिंध में सैलाब का पानी अब आ रहा है, बारिश पहले हुई है और बारिश जो है 90% अगर ज्यादा की बात है तो कराची में 150% से ज्यादा हुई है, हैदराबाद में 200% से ज्यादा हुई है। आगे आगे आप बढ़ते जाएं, ये बारिशें अपनी प्रेडिक्शन से इतनी ज्यादा हैं कि जिनका महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई नहीं की थी। ठीक है, पहली बात तो ये है। हमने भी देखे खैबर पख्तूनख्वा में बारिश में सब चीजें बहती हुई हमने भी देखा है। पहली बात तो ये है। फ्लड जो है उसका अपना एक रास्ता होता है, वो हमने 2010 में भी मुकाबला किया और सुपर रेन का भी हमने मुकाबला किया। इस दफा हमारा जमीनी रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बेहतर बनाया हुआ है। जज्बात में अगर हमें वोट पड़ता है तो हमारी सेहत की सहूलियात सबसे अच्छी है। अब आ जाती है बात इसकी कि सियासत क्या हो रही है। सियासत जो है वही हो रही है। आपके जमाने में जिस कदर वो हो रहा था ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप उसी जगह खड़े हैं। मरियम नवाज अगर जाती हैं फ्लड अफेक्टीज में तो आप बुड्ढी चुड़ैल का जो है वो आज आपने वो चलाया हुआ है, आपके लोगों ने ट्रेंड बनाए हुए हैं, सब किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि इमरान साहब क्या करते थे जब मसाइल होते थे। कोयटा में जो है वो लोगों का इतना बड़ा हादसा हुआ था, माइन में लोग मारे गए थे, वो तो जाते भी नहीं थे। ये लोग अगर लोगों में जाएं तो आपको जब मसला है, उनको लोग प्यार करें, उनसे लोग बात करें, आपको जब मसला है। आप चांद रात पे जो है उनको घसीट कर फरियाल साहिबा को जो नैब में मौजूद थी उनको ले जाएं रात के 12 बजे, तो वो इंतकाम नहीं था। 20 साल का खड़े खड़े जो है वो हिसाब मांग लें फरियाल साहिबा के शौहर से नैब, और वो उसका हिसाब दे दें, उसका जिक्र ना करें। आप जो है वो एक नामालूम पटिशनर जो है वो कोर्ट चला जाए, फजूल बातें करे और उसके बाद वो गायब हो जाए, लेकिन रिमार्क्स आए उन पे आप सारी उम्र खेलें। और अब ड्रैकोला पाकिस्तान के ऊपर बात करें, आप कहें कि ये तो यूं था यूं था यूं था। एक लॉन्ग मार्च हो उसमें आप एडिट कर दे, कांपे टांग ना कर दें, और अपनी जो ये कांपे टांगती हुई नजर आई हैं उस पे आप जो है कहें कि नहीं यूं हो गया यूं हो गया। बात यह है कि हम काम कर रहे हैं और आपने जिस तरह आपको आदत है यू टर्न लेने की, आवाम से वादा करके 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर और ये 5 अरब पैसे जो उसी तरह वुटन में जो आपने जमा किए थे क्रिकेट करके शौकत खानम के लिए, वो पार्टी का ममनुआ फंडिंग केस बना, फिर तो वो भी सब देख लेंगे और आपकी और चीजें भी सब देख लेंगे। असल जो बात है वो ये है जो मैं कहना चाहती हूँ, और मैं बार बार कहूंगी कि आप अपने अवाम से यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन आज जो मुमालिक हमारे दोस्त मुमालिक हैं वो इसीलिए दोस्त हुए हैं कि जिस मुमाहिदे से आप फिर गए थे IMF से और पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता, वो माहिदा हमने पूरा किया, रिव्यू में गए और उसको आज एक बेहतर किया। ये माहिदे की 90% से ज्यादा 80% से ज्यादा शराइत आप ही की हैं, और आप ही के वजीर खारजा ने कहा था कि पीपल्स पार्टी ने बहुत आसान शराइत पे किया था, PTI ने बहुत मुश्किल शराइत पे किया है। आप ही के वजीर खारजा ने गवर्नमेंट जाने के बाद कहा था कि 3 साल 8 महीने हमारी कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, एक के बाद एक को देखते थे कि क्या करें। और आप ही के दौर में स्टेट बैंक का बयान था कि तमाम पॉलिसीज ऐसी हैं जिसका सारा असर मिडिल क्लास और गरीब पे पड़ा है, गरीब गरीब तर हो गया और मिडिल क्लास खत्म हो गई। ये मैंने नहीं कहा था,
मैं اور یہ آپ کے کروں گا خیبر بات عالیہ پختونخوا میں صاحبہ جب سے بھی، یہ آپ آئے مس تھے، کمٹمنٹ والی جو بات ہے، آخری بات جب خیبر پختونخوا میں انہوں نے حکومت سنبھالی تھی تو $97 بلین قرضہ تھا، اور اب آپ دیکھیں $797 بلین ہے. تو بات کو سوچ سمجھ کے ٹھیک. حیدر صاحب، میں آپ کو ذرا ایک بڑی مشکل میں ڈالنے والا ہوں، کیونکہ دونوں خواتین ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی. شوکت ترین صاحب کا جو ٹیلی فونک کنورزیشن ہے، وہ جو جسٹیفیکیشن پی ٹی آئی دے رہی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جس طریقے سے ایگریشن گورنمنٹ دکھا رہی ہے، اور بقول عالیہ صاحبہ کے سب کچھ طے ہو گیا تھا، سب کو پتا تھا یہ ہونے والا ہے، اس کے باوجود ایک دن پہلے یہ پورا ایک چیز پلانٹ کر کے مارکیٹ میں کی گئی ہے، اس کے اوپر اگر آپ فیئر انالیسز آپ کا. دیکھیں، پہلی بات ہے کہ یہ کال ٹیپ ہوئی، سب سے بڑی گناہ تو یہ ہے. دوسرا بڑا گناہ یہ نہیں کہ دوسرا پہلے سے کم ہے گناہ، لیکن میں گنوا رہا ہوں کہ یہاں گناہ کیا ہے. میری نظر میں جو گفتگو ہے وہ بہت ہی غیر مناسب ہے. مجرمانہ ہے یا نہیں میں اس طرف نہیں جاؤں گا، بٹ انتہائی غیر مناسب، اور میرے خیال سے اس کے بھی پولیٹیکل کانسیکوینسز ہونے چاہیے. کچھ چیزیں ان کو ہم صرف لیگل اس پس منظر میں نہ دیکھیں کہ یہ ایکشنبل ہے یا نہیں، اس پہ ایف آئی آر کٹے گی، یہ ٹریزن ہے یا نہیں، وہ آپ چھوڑیں. یہ بات سنی ہے قوم نے، انہوں نے مانا ہے کہ یہ ان کی کانورسیشن ہے، تو پھر یہ قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا اس طرح کی بات کرنا اور قومی مفاد سے آگے اپنی سیاست کو رکھنا. دیکھیں، ان کا حق ہے کہ وہ پولیٹیکلی ریٹیلیٹ کریں. اگر ان کے چیئرمین جو ہے ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے بقول ان کے، تو ان کا حق ہے کہ وہ پولیٹیکلی اس کا جواب دیں. لیکن آئی ایم ایف کے لون کو سیبوٹاج کرنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ سیاست نہیں ہے، یہ ملکی مفاد جو ہے اس کی نفی ہے. تو ایک تو یہ بھی بات ہے کہ اس کو اس طریقے سے پیش کر دیا گیا ہے، یہ تو ہمارا پبلک اسٹانس ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں اس کو پروجیکٹ اس طریقے سے کیا گیا کہ ایسا لگا کہ جی ہم نے کوئی ملک کے خلاف سازش کی. ایسا نہیں ہے، یہ بات تو ہم کر رہے ہیں. دیکھیں، میں اس کو ملک کے خلاف سازش کا رتبہ نہ بھی دوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی گفتگو سے لگ یہ رہا ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ آئی ایم ایف کو کے لون کو سیبوٹاج کرنا ہے، تاکہ یہ حکومت جو آپ کی پولیٹیکل رائیول ہے اس کو نقصان ہو اور یہ عوام کی نظروں میں گرے، اور جو آپ پہ پریشر ڈال رہی ہے تو پھر وہ پریشر میں کوئی کمی آئے. کچھ تاثر اس قسم کا ملتا ہے. لوگ ڈفرینٹ اوپینین رکھ سکتے ہیں، جو انہوں نے سنا ہے وہ انہوں نے سنا ہے. تیسری بات یہ کہ اگر تو یہ درست ہے کہ حکومت نے جان کے اس کو لیک کیا جبکہ انہیں پتا تھا لون اپروو ہو گیا ہے پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے، تو میرے خیال سے یہ بھی ایک بڑا خطرناک عمل تھا. اگر تو یہ سچ ہے، مجھے نہیں پتا یہ بات، میں تو نہیں اس کو سچ مانتا نیسیسریلی، لیکن اگر یہ الزام سچ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تو میں پھر حکومت پہ بھی انگلی اٹھاؤں گا کہ ایک تو یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ انہوں نے اس طرح کا چانس بھی لیا، چاہے وہ کمفرٹیبل یا کانفیڈنٹ تھے بھی. تین ڈفرینٹ ایسپیکٹ ہے جو آپ نے بتایا کہ کال ٹیپ ہو ایک غلط کام، گفتگو نامناسب، اور اگر یہ پلانٹ کر کے یہ چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے تو یہ ایک اور نامناسب چیز. عالیہ صاحب، آپ ایک مجھے بات یہ بتا دیں کہ مس کمٹمنٹ کی بات ہوئی، کہتے جی پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ گئے، کچھ مس کمٹمنٹ ہوئی، ہمارا پروگرام سسپینڈ ہو گیا، اس کے بعد شوکت ترین صاحب آئے، انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ وہ پروگرام بحال کیا. فیبرری کے اندر پھر آپ نے یہ جو آئل پرائسز کم کر دی، اس کے اوپر مس کمٹمنٹ ہو گئی، چیزیں خراب ہو گئیں. اب ایک مرتبہ پھر فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے جو پروونشل لیول کے کام ہے ہم نہیں کریں گے. یہ اگین مس کمٹمنٹ ایک انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ، جس کے نتیجے میں نیشنل کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہماری خراب ہو رہی ہے. حافظ صاحب، میں نے اب مجھے ان انٹرپٹیڈ پلیز دیجیے گا، کیونکہ میں نے سارے پوائنٹس تو آپ کو انٹرپٹ کیا ہی نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ذرا کنسٹرکٹیو بات ہو جائے، ایک لاجیکل جواب ہو. سب سے پہلے یہاں سے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی ٹرینڈ چلایا مریم بی بی کے لیے. نہ مریم بی بی کو ہم نے کہا تھا اینجلینا جولی بن کر جائیں، نہ وہاں کی عورتوں نے قریب سے دیکھیں، اور اس کے بعد جو ان کے بارے میں کمنٹس تھے میں تو دینا نہیں چاہتی ایسے خاتون، وہ میرے کمنٹس نہیں ہیں، وہ ان بیچاری دیہاتی عورتوں کے کمنٹس ہیں جنہوں نے انہیں تھوڑے پاس سے دیکھا تھا. اب آج انہوں نے جو دوسری بات کیا، جی بالکل ہم اسی کی طرف آ رہے ہیں. انہوں نے پھر بات کی تھی جو یہاں پر انہوں نے ساری یہ باتیں کی ہیں کہ جی کے پی کے میں کیا ہو گیا، میں اتنے لمبے چوڑے اس پر نہیں جانا چاہتی. فورن فنڈنگ میں کیا ہوا، فورن فنڈنگ میں کہاں کیا ہوا وہ سب کے سامنے آ گیا، اور جو فورن ایجنٹس ہیں نا وہ کل رات کو بھی سب نے دیکھ لیے ہیں. اور جو کے پی کے جو ایک وانٹ آن یہاں پر پروونس تھا نا جب ہمارے حوالے کیا تھا، آج وہاں کے اسکول بھی اس سے بہتر ہیں، وہاں کی پولیس بھی اس سے بہتر ہے، وہاں کا صحت بھی اس سے
से बेहतर है। अब इन्होंने आज मैं सिर्फ वहीद साहब के लिए जो ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने किया है, ये जो IMF का जब हम करते हैं ना, मुआहदा करते हैं, तो IMF का मुआहदा जो होता है उसके 6 स्टेप्स होते हैं। ये 6 स्टेप्स मैं आपको भिजवा भी दूंगी। पहले ये जो हमने जब IMF के मुआहदे की बात होती है, इमरान खान मुल्क बेचकर IMF से मुआहदा करे, इमरान खान गद्दार है। आज क्या बात हो रही है, इमरान खान IMF से मुआहदा नहीं होने दे रहा, मुल्क को दिवालिया करे, इसलिए इमरान खान गद्दार है। अब मुझे बता दें, ये मेरी स्टेटमेंट्स तो नहीं है, ये इन्हीं लोगों की स्टेटमेंट्स हैं, जो ये सारी की सारी मेरे पास पहले की स्टेटमेंट्स, आज की स्टेटमेंट्स एक एक है, वो काफी लंबी हो जाएंगी। शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट थी $1 बिलियन के लिए IMF के आगे ढेर हो गए, हम सिक्योरिटी रिस्क बन गए थे। बिलावल कहते थे अवाम दुश्मन IMF डील से निकलो, और उन्होंने फाड़ के कागज फेंक दिए थे। एहसन इकबाल कहते थे हमें IMF का गुलाम बना दिया, और उनकी स्टेटमेंट एग्जैक्टली 2021 की स्टेटमेंट है, इमरान खान IMF से मुआहदा करके मुल्क से गद्दारी करे। अब कल की उनकी स्टेटमेंट है, इमरान खान IMF से मुआहदा रोक कर मुल्क की गद्दारी कर रहे हैं। अच्छा, मरियम कहती थी IMF नाक से हमारी लकीरें खिंचवा रहे। ये ख्वाजा आसिफ कहते थे IMF बिल सकूते ढाका से भी सबसे बड़ा PTI ने जो सरेंडर किया है वो ये है। अब आप मुझे ये बता दें, हुकूमत में जब लोग होते हैं कुछ और बातें करते हैं, अपोजिशन में आते हैं कुछ और होते हैं। एक सेकेंड हौसला कर ले, मैं यही बताना चाहती हूँ। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे लोगों के ऊपर ये मुसीबत आई हुई है। आप इंटरनेशनल कंपनी से, आप IMF से बात करें, तो क्या ये मुल्क से गद्दारी है? अब मेरा 1 मिनट शैला बीबी से सवाल है, ये जो कल से ये भंगड़े डल रहे, शादियाने बढ़ रहे, क्या पेट्रोल IMF की डील के बाद 100 रुपए का हो जाएगा? क्या बिजली का यूनिट 12 रुपए का हो जाएगा? क्या डॉलर 70 रुपए का हो जाएगा? क्या यहाँ पर आवाम को सस्ता आटा मिलेगा? हम यही तो बात कर रहे हैं कि जो पेट्रोल 100 रुपए का जवाब ले लें। आपने आगे 60 रुपए की पेट्रोलियम लेवी लेनी है। शैला साहब, आप IMF के कारिंदे हैं, कल आप मुखालफत कर रहे थे जब आप अपोजिशन में थे, इसको दुश्मनी कह रहे थे। आज जब आप हुकूमत में आ गए हैं तो आप IMF की सब शराइत मानने को कहते हैं, आवाम को रिलीफ दिलाना चाहते हैं। गद्दारी हो गई है। जी शैला साहब, इनको चुप तो कराएं। ये मुझे की बात करें, आप इनको खामोश कराएं। IMF के खिलाफ कोई नहीं, IMF के पास हम भी गए थे, तो उस पे ही जो है शौकत तरीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने बहुत आसान शराइत की थी। IMF की डील के खिलाफ नहीं है। उनसे आप किस तरह की शराइत कर रहे हैं कि आपने इस तरह की शराइत की कि आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। बल्कि अब आपकी बात मैं कराती हूँ। आपने 1500 बयान दिए ना, मैं एक बयान बताती हूँ। इमरान खान ने कहा कि जब कोई मुल्क किसी से कर्जा लेता है तो अपनी खुददारी उसके सामने रख देता है और वो उनकी मर्जी के काम करता है। जब मेरी हुकूमत आई तो अगर कोई खुददार वजीर आजम हुआ, जो कि मैं हूं, तो मैं नहीं जाऊंगा IMF के सामने, खुदकुशी कर लूंगा। सबसे ज्यादा उन्होंने अवाम को खुदकुशियां कराई, खुदकुशी नहीं की, यहां भी यू टर्न। तो हम IMF के खिलाफ नहीं थे। हम ये कह रहे थे कि आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तो ले रहे हो, हमारी पॉलिसी नहीं ले रहे। यही नतीजा हुआ कि जो आपने हमारा फाइनेंस मिनिस्टर लिया था, उसने कहा कि इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी, एक के बाद एक ट्राई करते थे। तो आपकी जो कंडीशंस थी उसकी वजह से हमने कहा कि आप लेट गए IMF में। ठीक है, इसको मैं एक तरफ रख दे। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। आपको याद है जब आप आई थी तो पेट्रोल कितना था और आपने कहां तक पहुंचाया? आपने जो मिस कमिटमेंट की कि एक रियासत का माहिदा था, ये PTI का नहीं था जो आपने आवाम से यू टर्न लिए, वो नहीं थे ये एक रियासत का माहिदा था। आपने उससे यू टर्न ले लिया। उनके वेबसाइट पे ये मौजूद है कि आपको जो आपने फरवरी में दस्तखत किए थे वजीर खजाना ने और गवर्नर ने, अब सितंबर में यकीन दहानी कराई थी, उसमें आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट की लेवी को 4 रुपए से बढ़ाते हुए 30 और 30 के बाद 50 तक ले जाना था। आप उससे फिर गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी हमसे पीछे हट गए। और फिर उसके बाद एक क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान की, वो खत्म हो रही थी, जिसकी वजह से हमने ये कड़वा घूंट लिया है। और आप ही की 80% से ज्यादा शराइतें, जिनको ना सिर्फ रिव्यू कराया है बल्कि इस हद तक अब पाकिस्तान के एतमाद को ले गए कि लोग करेंगे। रही बात आपकी टेलीफोन आपने किया, आप सिर्फ KP को सही कर लें। हमें मालूम है कि वहां पे जो है अब हॉस्पिटल्स में कितना पानी आता है, किस तरह से क्या होता है। PMA के डॉक्टर ने क्या कहा था कि पेशावर में मैं ब्रेक ले लूं, मुझे ब्रेक लेनी है। शैला साहब, मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर हम जो है ना वो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, लास्ट सेगमेंट है, वक्त कम है। हैदर साहब, जोश खिताबत में जो अल्फाज अदा किए उनका मकसद दिल आजारी नहीं था, इन अल्फाज को नामुनासिब समझा गया तो अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हूं। इमरान खान साहब ने ये शो कॉज नोटिस का जवाब दिया है, ये काफी है या शायद इससे आगे बढ़ना होगा? देखें, ये अब सवाबदीद कोर्ट की है कि उन्होंने इस चीज को जांचना है कि जो खान साहब का लहजा था, जो उन्होंने बात की और जिधर की, क्या उसको धमकी आमेज और तौहीन आमेज जो है वो समझा और माना जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि उनके दिल में क्या था। जिस तरह से ये अया हुए अल्फाज और जहां हुए और जिस कॉन्टेक्स्ट में हुए, तो ये बात तो वाज़ेह थी कि वो जो है वो सेशन जज को उन्हें अब वो सेशन जज समझ रहे थे या जो भी समझ रहे थे दिल में, लेकिन वो बातों से तो उनके यही लगा कि वो उनके जुडिशल फंक्शन से खुश नहीं है और कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ इशारा कर रहे हैं उनके लिए धमकी आमेज और तौहीन आमेज तरीके से। अब अगर इसको अगर हम एक माफी समझें कि वो कहने दानिस्ता नहीं था, जोश खिताबत में हो गया और अगर गलत था तो मैं वापस लेता हूं, तो अब ये कोर्ट के ऊपर है कि वो इसको, क्योंकि तौहीन कोर्ट की होती है और वो अपनी जज साहिबा जो है उनका ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं अपने इदारे का, उसकी एस्टीम का, उसकी रिस्पेक्ट का, और जाहिर जुडिशल फंक्शंस की हवाले से क्योंकि बात हुई है, तो ये बड़ी खतरनाक बात होती है कि कोई जज फैसला करने से फिर कतराएगा अगर आपको कल को जलसों में खान साहब के लेवल का आदमी, यानी कि जो इस हद तक जिनको सुना जाता है, आप सोचें कि हम कोई शो में बात कर दें और खान साहब जाके जलसे में हमारी खिंचाई कर दें, तो जाहिर है कि मतलब एक आम आदमी और इवन एक आम जज के लिए उनको तो वो ऑडियंस हासिल नहीं है ना कि वो जवाब दे सकें जलसों में उतने ही लोगों के सामने उसी तरीके से, ना वो उनका काम है। तो ये जरूरी है कि कोर्ट अपनी इज्जत और अपने वकार को बरकरार रखे। अब अगर वो इस चीज को माफी समझते हैं या अगर खान साहब जो है उससे एक हाथ आगे जाके माफी मांग लेते हैं तो वो कोर्ट के ऊपर होगा। अगर वो तस्लीम कर लेते हैं, वो समझते हैं कि इब्तिदा तो कर दिए, जो रिजिड स्टांस था जो शायद शुरू में कुछ लोग इनके कि जी वो अपनी बात पे खड़े हुए हैं, सब कुछ है, वहां से तो खान साहब ने उस पोजीशन से तो शायद एक कदम पीछे हटे हैं। मुझे शो कॉज नोटिस के जवाब तो जरूरी लगा है। देखें, वो तो बहुत ही हिमाकत होती है। खान साहब जो है वो अगर कोई ऐसा मशवरा देता, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, कोई मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत साहिब मशवरा है कि जी ठीक है, इस मसले को अगर कोर्ट ये समझती है कि ऐसा कुछ हुआ है तो एक स्टेप पीछे हट जाने में कोई हर्ज नहीं है। आलिया साहिबा, ये इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा जी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, और जलसे में भी उन्होंने कहा मैंने कानूनी कार्रवाई की बात की थी। कानूनी कार्रवाई तो हर एक का इख्तियार है, लेकिन अब वो कहते हैं मैं अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हूं अगर नामुनासिब समझे गए, तो ये एक अच्छी चीज है। आप समझती है इसी को आगे बढ़ना चाहिए? हाफिज साहब, मैं एक बात का जवाब दे दूं। मेरी बहन ने अभी ये कहा कि जी दोस्त ममालिक पीछे हट गए, दोस्त ममालिक का याद करा दूं। अभी वजीर आजम साहब को चाइना ने मिलने से इनकार कर दिया था, चीफ को जाना पड़ा था। अभी रिसेंटली आया है कि वजीर खारजा के भी कुछ दौरे थे, वहां भी उन मुल्कों ने इनकार कर दिया कि इनके आने की जरूरत नहीं है। तो ये दोस्त ममालिक इनके साथ कर रहे हैं। सिर्फ एक सेकेंड उनको जवाब देने दें, आप रुक जाए। बात सिर्फ इतनी है, इनके लिए दोस्त ममालिक वो हैं जो इंडिया है, जहां से तिजारती टर्म्स ये लोग स्टार्ट करें। इनके लिए दोस्त ममालिक वो हैं जो दोहा के अंदर 9 घंटे एक तैयारा खड़ा रहा है, पूछे वफ्द कहां पर था। इनके लिए दोस्त ममालिक वो हैं जिनके लिए अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि जी कोर्ट वाली बात का जवाब दे दें, इस्तेमाल हो रही है। देखिए, कोर्ट वाली बात का सीधा सीधा सा जवाब है, मुझे सिर्फ इतना लगता है कि इस मुल्क में हर एक की तौहीन होती है। इस मुल्क में तौहीन IMF भी होती है, इस मुल्क में तौहीन जजेस भी होती है, इस मुल्क में तौहीन एस्टैब्लिशमेंट भी होती है। हर किसी की तौहीन होती है, सिर्फ नहीं होती तो आम आवाम की नहीं होती, जिन्हें बेशक पकड़ के ले जाए, मारे पीटे, तशद्दुद करें। लास्ट कमेंट आपका इसी मौजूद के ऊपर। इमरान खान साहब का ये बयान वापस लेने के लिए तैयार हूँ, वो पॉलिटिकल ओपोनेंट कहते हैं जी यू टर्न ले रहे हैं वो। देखिए, बात यह है कि इमरान साहब पहले भी शर्मनाक लफ्ज़ कह चुके हैं, माफी मांग ली थी, जब तक कोर्ट नहीं गए थे दिफा कर रहे थे। अभी भी जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैं कोर्ट में डाल दिया कि हैदर बताएंगे, हैदर ने उस पर भी बता दिया। और ज़ेबा के लिए जो बात हुई है वो तो दूसरों को तो उन्होंने कहा है हम केस करेंगे, लेकिन ज़ेबा साहिबा पे कर लेंगे, तो आपने कोर्ट एक्शन नहीं कहा तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, शैला साहबा, आलिया हमजा साहबा, हैदर वही साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।